गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हेलो, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। चलो, जो मैंने सैम्पल पेपर शुरू कराया था बेटा, उसके 2 लेक्चर हो चुके थे। बाकी का रिमेनिंग पार्ट आज कराने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखें पूरा, ठीक है। इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 27 आगे भी कराएंगे, यानी टोटल कंप्लीट सैम्पल पेपर को सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। तो ये 25 क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का है। इसमें पूरे के पूरे 3 मार्क्स हम कैसे प्राप्त करें बोर्ड एग्जाम में, ये आज हमको तरीका बताएंगे। तो इसमें क्लियर कट 3 क्वेश्चन है उठते हैं बेटा। व्हाट इज मीन्ड बाई ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन, और ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड है कंस्ट्रक्ट ए टेरेस्ट्रियल फूड चेन विद 4 ट्रॉपिक लेवल्स, 1 नंबर का ये हो गया। द एनर्जी फ्लो इन ए फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, वाई, 1 नंबर का ये हो गया। तो क्लियर कट इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाई ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन। तो किसी फूड चेन में जो ट्रॉपिक लेवल है उसको किसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो किसी फूड चेन में प्रत्येक जो स्टेप होता है, प्रत्येक जो स्टेज होता है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, उसको कहते हैं आपका ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो इन ए फूड चेन ईच स्टेप या ईच लेवल और लेवल थ्रू विच एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अ ट्रॉपिक लेवल। यानी फूड चेन में प्रत्येक स्टेप, प्रत्येक लेवल जिससे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है दूसरे लेवल में, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, उनको क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक लेवल्स कहा जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए टेरेस्ट्रियल फूड चेन। टेरेस्ट्रियल फूड चेन का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन पर रहते हैं, उसकी एक फूड चेन हमें बनानी है। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे सबसे पहले ग्रास आएगा, ग्रास, और ग्रास को ईट खाएगा ग्रास हॉपर कह सकते हैं, ग्रास हॉपर। एंड ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग खा जाता है, फ्रॉग। और फ्रॉग को कौन खा जाता है? स्नेक। तो ये 4 ट्रॉपिक लेवल वाली तुम्हारी फूड चेन बन गई। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड एंड फोर्थ। तो 4 इसमें ट्रॉपिक लेवल है, इनमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तीसरा क्वेश्चन है द एनर्जी फ्लो इन ए फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, वाई। तो फूड चेन में जो एनर्जी का जो फ्लो होता है, एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शन होता है। यूनिडायरेक्शन का मतलब है एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन होता है, यानी वापस नहीं आता। जैसे कि ग्रास से एनर्जी ग्रास हॉपर में गई, तो ग्रास हॉपर से एनर्जी ग्रास में नहीं जा सकते, ग्रास हॉपर से एनर्जी फ्रॉग में गई, तो फ्रॉग से एनर्जी ग्रास हॉपर में नहीं जाएगी। इसी तरह से फ्रॉग से एनर्जी किस में गई? स्नेक में, और स्नेक से फ्रॉग में नहीं जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ भी देख लीजिए, ग्रास को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से। सन से एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र होती है? ग्रास में। तो ग्रास से, यानी इस पूरी फूड चेन से कहीं भी एनर्जी सन को ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो इस किसी भी फूड चेन में एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। तो इसका जवाब लिख देते हैं, द एनर्जी फ्लो in a food chain is unidirectional, ठीक है ना।
द एनर्जी फ्लो टेक्स प्लेस, ठीक है, इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम एनी लेवल टू द सन, ठीक है ना। किसी भी लेवल से सन में एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जैसे एनर्जी का ट्रांसफ़र सन से ग्रास में होता है, तो ग्रास से या किसी भी लेवल से सन में वापस नहीं होता है, ठीक है ना। सो द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। तो फ्लो ऑफ एनर्जी बेटा यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है, नोट करें बेटा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26। इसमें राइट टू पॉसिबल कंपाउंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। अब बेटा वो प्रॉपर्टी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो प्रॉपर्टी जिसमें अलग अलग कंपाउंड्स का एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और उनके स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होते हैं, नाम भी अलग अलग होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है आइसोमेरिज्म और उन कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहा जाता है। तो दरअसल इसमें पूछा गया है इस कंपाउंड के दो आइसोमर कौन कौन से हैं, कोई से भी दो पॉसिबल आइसोमर बताइए। तो ये है C3H6O। तो बेटा इसके दो कंपाउंड बनेंगे, पहला तुम्हारा CH3CH2CHO, ये बना CH3CH2CHO। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है आपका, CHO ये ग्रुप आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। देखो कार्बन के 3 एटम्स हो गए, हाइड्रोजन के 3, 2, 5 और 1, 6 और एक ऑक्सीजन एटम हो गया। तो ये बना, इसका नाम बनेगा आपका प्रोपेनल। प्रोपेन प्लस एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसके लिए सफिक्स लगता है अल, AL। तो इस तरह से इसका नाम हो जाता है प्रोपेनल। प्रोपेनल समझ में आया। देखो वर्ड रूट तो इस नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर में वर्ड रूट तो लगता है, जैसे 3 कार्बन एटम है उसके लिए प्रॉप लगता है। क्या लगता है, मैं पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। 3 कार्बन एटम है तो लगेगा प्रॉप। क्या लगेगा बेटा, प्रॉप। और सभी में सिंगल बॉन्ड है, सभी में कार्बन एटम्स में सिंगल बॉन्ड है। देखिए कैसे इस कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड है, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पर H के 2 बॉन्ड हाइड्रोजन एटम में एक बॉन्ड हो जाएगा, ये H और ये H, ये स्ट्रक्चर बनेगा बेटा CH3CH2CHO। ये जो डबल बॉन्ड है बेटा ये ऑक्सीजन और कार्बन एटम के बीच है। कार्बन एटम के बीच में सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें जो इसके लिए सफिक्स लगेगा तुम्हारा एन। कार्बन एटम्स के बीच जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सफिक्स लगाया जाता है एन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स लगाते हैं अल। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। सेकंड कंपाउंड हो जाएगा तुम्हारा एक कीटोन ग्रुप बन जाएगा CH3COCH3, कार्बन के 3 एटम, हाइड्रोजन के 6 एटम, ऑक्सीजन का 1। यहाँ पर जो CO है ये तुम्हारा कीटोन ग्रुप है,
इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, और ये सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच और सिंगल बॉन्ड एच। ठीक है, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई होनी चाहिए हर जगह। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए एन, इन, आयन ये नहीं लगाते। कार्बन कार्बन एटम के बीच यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो एन सफिक्स लगता है। क्या लगता है? एन। तो सबसे पहले 3 कार्बन एटम है, तो प्रोपे, प्रोपे, प्रोप प्लस एन प्लस, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ऑन, प्रोपे ऑन, ऑन लगता है, प्रोपेनॉन, या इस तरह से ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। ये कंपाउंड बना आपका प्रोपेनॉन। तो ये 2 पॉसिबल कंपाउंड होंगे बेटा इसके। ठीक है बेटा, उठाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। क्या है क्वेश्चन नंबर 27? ए पेंसिल व्हेन डिप्ड इन वाटर। जब पेंसिल को वाटर में डुबोते हैं, इन ग्लास टम्बलर, ग्लास के जार में, एपियर्स टू बी बेंट एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। जहाँ एयर और वाटर एक दूसरे से मिलते हैं उसको इंटरफेस कहते हैं। तो उस इंटरफेस पर पेंसिल मुड़ी हुई नज़र आती है। तो विल द पेंसिल टू बी बेंट टू द सेम एक्सटेंट इफ इंस्टीड ऑफ वाटर वी यूज लिक्विड्स लाइक कैरोसिन और टारपोलिन। सपोर्ट योर आंसर विद रीजन्स। रीजन्स भी देना है। तो बेटा जो पेंसिल का झुकाव है, पेंसिल का टेढ़ापन है, जब हम डिप करेंगे वाटर में तो एयर और वाटर के इंटरफेस पर वो पेंसिल झुकी हुई नज़र आएगी। तो कितने अमाउंट में झुकेगी ये डिपेंड करता है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेटा डिपेंड करता है। यानी द बेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ पेंसिल, द बेंडिंग ऑफ पेंसिल, the bending of pencil at the air water interface depends on the refractive index of the liquid used। जो भी हम लिक्विड यूज करेंगे, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, तो इसकी वजह से अलग अलग अगर लिक्विड यूज करेंगे तो अलग अलग अमाउंट में बेंडिंग होगी। अलग अलग लिक्विड यूज करेंगे तो अलग अलग अमाउंट में बेंडिंग होगी। ठीक है ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड यूज्ड, तो हैंस, हाँ तो बेटा क्या बता रहे थे? 27th क्वेश्चन था, अ पेंसिल व्हेन डिप्ड इन वाटर in a glass tumbler appears to be bent at the interface of air and water, will the pencil to be bent to the same extent। यानी क्वेश्चन है क्या उसी अमाउंट में बेंट होगी यदि हम वाटर की जगह अदर लिक्विड इस्तेमाल कर हैं जैसे कि कैरोसिन और टर्पोलिन? तो नहीं होगी, डिफरेंट अमाउंट में बेंड होगी, क्योंकि बेंडिंग का जो अमाउंट है डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो बेंडिंग ऑफ पेंसिल एट द एयर वाटर इंटरफेस डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड यूज्ड, जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करा है। Hence, if we use different liquids like kerosene and tarpaulin,
विच हैव द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेज, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडिसेज डिफरेंट होता है तो बेंडिंग का अमाउंट भी डिफरेंट होगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आंसर देंगे। बेटा नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है अ ब्राउन सब्सटेंस एक्स ऑन हीटिंग। तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। अ ब्राउन सब्सटेंस एक्स ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म्स ए सब्सटेंस वाई when hydrogen gas is passed over heated by it again changes into back into X. Name the substance X and Y, दोनों substance के नाम देने हैं, and also write the chemical reactions involved in both cases. both cases कौन सा? पहले तो substance ब्राउन substance X को हीट किया तो वो कन्वर्ट हुआ Y में, और दूसरा स्टेप है, दूसरा केस है कि बाई के हीटिंग बाई के पास बाई के ओवर हाइड्रोजन गैस पास कराई गई तो ये वापस एक्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये दोनों रिएक्शन लिखनी है और इनके एक्स और वाई के नाम देने हैं। तो बेटा सिंपल है, सभी जान गए होंगे एक्स सब्सटेंस क्या है। ये मेटल है बेटा, एक्स क्या है? मेटल। मेटल कौन सा? ब्राउन मेटल एक ही होता है, कॉपर। कॉपर के अलावा कोई अदर मेटल है ही नहीं जो ब्राउन हो। तो सब्सटेंस एक्स बराबर है कॉपर, यानी कि Cu। हाँ, कॉपर लिखने के बाद बेटा उसका सिंबल जरूर लिखें बेटा। एंड सब्सटेंस बाई बराबर है आपका, यानी अगर सब्सटेंस एक्स को हीट किया जाएगा तो बेटा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एयर में हीट किया जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, और ये होता है CuO। क्या होता है? CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो पहली रिएक्शन है कौन सी? जब कॉपर को हीट करेंगे एयर में, यानी हीट करेंगे तो ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन होगा, हीट किया जाएगा तो ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन होगा और CuO बनेगा, 2CuO। बैलेंस कर देंगे 2Cu + O2, क्या बन जाएगा? 2CuO। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अच्छा, अब जब कॉपर ऑक्साइड को, ये एक्स सब्सटेंस है और ये वाई सब्सटेंस है, जब वाई सब्सटेंस को यानी कि CuO को जब हाइड्रोजन गैस पास कराई जाती है, और हीट करके, यानी हीटेड बाई सब्सटेंस पर हाइड्रोजन गैस पर पास कराई जाती है तो हाइड्रोजनेशन हो जाता है, या कह सकते हैं इसका रिडक्शन हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है और इसमें क्या हुआ है? रिडक्शन, Cu + H2O। कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो गई। किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव होती है तो वो रिडक्शन कहलाता है, और ऑक्सीजन ऐड होती है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये प्रोसेस है रिडक्शन की। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये बायोलॉजी से है। नेम द पार्ट्स A, B, C शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम एंड स्टेट वन फंक्शन ऑफ ईच। हाँ, तो इसमें A, B, C 3 पार्ट्स हैं, उनके पार्ट्स के नाम देने हैं। तो A पार्ट है तुम्हारा ये एंथर है, B पार्ट है ये स्टाइल, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ये ओवरी। तो ये बीच वाला जो पार्ट है लेंथ वो है स्टाइल, STYLE, और A पार्ट है एंथर। ये जो A पार्ट है एंथर है, इसमें क्या है? पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं और स्टोर होते हैं। और ये थर्ड पार्ट है ओवरी, जिसमें ओव्यूल होते हैं।
तो फंक्शन लिख लीजिए, फंक्शन इनके एक एक फंक्शन लिखना है। फंक्शंस, ए पार्ट का फंक्शन है तुम्हारा क्या, एंथर क्या करता है, इट स्टोर्स, इट प्रोड्यूस पोलिन ग्रेन्स एंड स्टोर्स देम। यानी एंथर क्या करता है, पोलिन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है और उनको स्टोर भी करता है। बी का फंक्शन क्या है, बी ए स्टाइल, यानी इट कनेक्ट्स स्टिग्मा टू ओवरी, ठीक है ना, एंड डेवलप पोलिन ट्यूब आफ्टर पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन के बाद ये इसमें पोलिन ट्यूब डेवलप होती है जिसके जरिए पोलिन ग्रेन्स स्टिग्मा से ओवरी तक पहुंचते हैं। और तीसरा पार्ट है ओवरी। ओवरी में क्या होता है, ओवरी का इसका फंक्शन है, इट कंटेन्स ओव्यूल, ठीक है, इट कंटेन्स ओव्यूल। ये ओव्यूल इसमें रहता है, ओव्यूल, ठीक है ना, एंड कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट में बदल जाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें है अ नैरो बीम ऑफ PQ ऑफ वाइट लाइट इज पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म ABC एज शोन इन द डायग्राम। यानी ये बीम ऑफ लाइट है PQ और ये प्रिज्म से पास होती है, पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म एज शोन इन द डायग्राम में दिखाई गई है ये। तो क्या करना है इसमें, आगे क्वेश्चन है, ट्रेस इट ऑन योर आंसर शीट एंड शो द पाथ ऑफ इमर्जेंट बीम एज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन DE स्क्रीन पर ये इमर्जेंट होगी, तो इस पर इसका पाथ निकालना है, इमर्जेंट रेज का पाथ हमें ड्रॉ करके दिखाना है। और क्या करना है, इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। 3 क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड कॉज ऑफ द फिनोमिनन ऑब्जर्व्ड। यानी उसका कॉज का नाम बताना है कि ऐसा क्यों होता है, और उस फिनोमिना का नाम बताना है। राइट द नेम एंड कॉज, नाम बताना है और कारण भी, 2 चीज़ें, तब 1 नंबर मिलेगा। आधा नंबर नाम का और आधा नंबर रीजन बताएंगे तब मिलेगा। अगर एक ही लिख दिया तो आधा नंबर मिल करके रह जाएगा और आधा नंबर कट जाएगा तुम्हारा। तो ध्यान से देखना है, राइट द नेम, नाम भी लिखना है, एंड कॉज, रीजन भी बताना है, ऑफ द फिनोमिनन ऑब्जर्व्ड, इसमें कौन सी फिनोमिना ऑब्जर्व होती है। तो इसमें हम प्रिज्म से जब ये रे ऑफ लाइट निकलती है तो इसमें बेटा क्या होता है, इसका डिस्पर्सन हो जाता है, 7 कलर्स में बढ़ जाती है, 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और इसके कलर दिए जाते हैं बेटा विबग्योर से पता होगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट से लेकर के 7 कलर्स तक दिए जाते हैं, 7 कलर्स होते हैं इसमें। जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स होते हैं इसमें। और इस फिनोमिना को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, ठीक है ना। तो इसका ये ट्रेस कर दिया। ये 7 कलर्स के नाम हम दे सकते हैं विबग्योर से। इनका ये वॉयलेट और इंडिगो
blue and green and yellow। ये टॉप बॉटम टू टॉप इनकी जो सीक्वेंस है, ये वॉयलेट कलर बॉटम में होता है और रेड कलर टॉप में होता है। यहाँ पर रेड कलर होता है और ये वॉयलेट कलर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट द नेम एंड कॉज ऑफ द फिनोमिनन ऑब्जर्व्ड। तो कॉज फिनोमिनन का नाम क्या है? नेम। नेम है आपका डिस्पर्सन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये फिनोमिना का नाम है जिसकी वजह से ऐसा होता है। वाइट बीम जाती है और ग्लास फ्रेम से गुजरती है तो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस फिनोमिना का नाम है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एंड कॉज क्या है? कॉज ये है बेटा, डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट स्पीड। ठीक है ना, डिफरेंट कलर्स have different speeds, ठीक है, in denser medium, so they deviate at different angles। ये रीजन है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट का। और सेकंड क्वेश्चन है, वेयर एल्स इन नेचर दिस फिनोमिना ऑब्जर्व। ये फिनोमिना नेचर में और कहाँ होती है? तो ये फिनोमिना बारिश के दौरान रेनबो में होती है। दिस फिनोमिना इज सीन या ऑब्जर्व्ड, दिस फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड in rainbow during rainy season। रेनी सीजन में ये फिनोमिना रेनबो में ऑब्जर्व होती है। और बेटा थर्ड क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन स्टेट द कंडीशन which can be drawn about the constituents of white light। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा, यानी इस फिनोमिना के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिनोमिना we can say that the white light consists of 7 colors। 7 कलर की होती है, जिसके कलर हैं विवग्योर से दिए जाते हैं। विवग्योर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इनका जो क्रम होता है बॉटम से टॉप की ओर होता है। बॉटम पे आपको वॉयलेट मिलेगा, फिर उसके बाद 6वें नंबर पे आपको मिलेगा इंडिगो, 5वें पे मिलेगा ब्लू, 4थे पे मिलेगा ग्रीन, तीसरे पे मिलेगा येलो और दूसरे पे मिलेगा ऑरेंज एंड उसके बाद रेड। तो इससे दिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स।